नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे पर मंथन कर दिशा देने की कोशिश करते हैं। इसी महीने की पहली तारीख को पेश आम बजट में कृषि को पिछले साल की तरह ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इतना ही नहीं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प फिर एक बार सामने आया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सरकार ने किसानों को कर्ज देने के लिए राशि का प्रावधान सीधे 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया। अब 2017-18 में किसान 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों, सहकारी संस्थानों आदि से ले सकेंगे। खास बात यह है कि यह कर्ज न केवल कम ब्याज पर मिलता है, बल्कि सूदखोरों के चंगुल से भी बचाता है। तो कृषि ऋण और बजट पर वाद संवाद करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है कुछ बेहद ही खास मेहमान। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुरेश पाल, कृषि के क्षेत्र में अग्रणी संस्था नाफेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार चड्ढा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार और इकोनॉमिक टाइम्स के सहायक संपादक श्री धीरज तिवारी। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। तो वाद संवाद शुरू करने से पहले देखते हैं बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने क्या कहा। अच्छी फसल के लिए किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। हम अल्प सेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। लगभग 40% छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां ऋण वितरण के लिए अग्रसिरे के रूप में कार्य करती हैं। हम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए नाबार्ड को सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य 1900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रतिभागिता की जाएगी। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा। आपने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के बजट भाषण में से कृषि ऋण संबंधी हिस्से सुने। बेशक सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक ऋण आसानी से और कम ब्याज पर मिले, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुरेश पाल से। डॉक्टर पाल, हमें बताएं कि किसानों को ब्याज दूसरे व्यवसाय वालों से कैसे कम देना पड़ता है। इससे पहले हम इसकी ब्याज की बात करें, मैं कहना चाहूँगा जो आज की खेती है वो एक तरह से बहुत ही अलग खेती है। इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारे किसान हैं उनके पास में खेती के बारे में से जो नई नई जानकारी है उनके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी लागत आजकल आती है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए ज़रूरी है किसानों के पास में पैसा होना चाहिए। अगर उनके पास में नहीं है तो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे उनको जो है कृषि ऋण की जो है सुविधा होना चाहिए। तो इस बजट में भी, पिछले बजट में भी और सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उस पर यह ध्यान दिया गया है कि किसानों की जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे उनको कैसे ऋण मिल सके जिसका वो लाभ उठाएं और अधिक से अधिक जो है वो अपना बाजार से अच्छे जो हम उनके जो साधन हैं, इनपुट्स हैं, उनको खरीद के इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ही जरूर दिया गया है। उसमें यह भी है कि उनकी एक्सेस हो जो वित्तीय संस्थाओं को। इसके साथ में ये भी जरूरी है कि जो उन पे ब्याज की दर है वो काफी कम होनी चाहिए और कृषि को एक तरह से हम जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता दी जानी चाहिए ब्याज में और इसको ऋण देने में। तो उसमें प्राथमिकता है ऋण देने के लिए भी किसानों को
और उसके साथ में ब्याज की दर भी बाकी उससे कम है। और जो अच्छे किसान हैं, समय से जो अपना ऋण को चुकाते हैं, पैसा वापस देते हैं वित्तीय संस्थाओं को, उनमें ब्याज दर में भी उनके ऊपर छूट दी गई है। तो मैं समझता हूँ सरकार का ये प्रयास बहुत सराहनीय है कि किसानों को अधिक से अधिक ऋण मिले, समय से मिले और उसका वो सदुपयोग कर सके। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय यह प्रयास है। लेकिन और जो सरकार है वो इस बार पूरे 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इस ब्याज की भरपाई के लिए। डॉक्टर पाल, क्या इसके बावजूद ये जो कर्ज है वो सुपात्र किसानों को मिल पाता है? अहम सवाल तो ये है। देखिए, इस पे तो बहुत सारी बातें होती हैं कि हम देखें पूरे देश में कि कितने ऐसे जो गांव के हैं या उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जो कृषि से संबंधित घर हैं, उनको कितने प्रतिशत उनका जो है वित्तीय संस्थाओं से उनकी एक्सेस है, कितना लोन लेते हैं। जी। तो कुल आंकड़ा यह है कि जो भी लोन लेते हैं उनमें से करीब 60%, 7% जो है हाउस होल्ड घर जो हैं वो जो वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए कितने घर ऐसे हैं जो आंकड़े सामने आते हैं जो लोन लेते हैं, कहीं से भी लें, वित्तीय संस्थाओं से लें या किसी मनी लेंडर से लें, साहूकार से लें, तो उसमें उनकी संख्या करीब आधी है, 50% आता है, 50% जो है वो लोन लेते हैं। तो 60 जो इनमें से लोन लेते हैं उनमें से 60% जो हैं वो वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं। तो ये एक तरह से अभी भी हम कहेंगे इतने प्रयास के बावजूद जो हमारे किसान हैं या और जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी वित्तीय संस्थाओं में पहुंच अभी भी कम है और प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। बहुत सारे हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे उनकी पहुंच इन वित्तीय संस्थाओं तक हो सके। जी बिल्कुल। और संजीव जी, जो बजट भाषण था उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि हम अल्पसेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। यानी कि क्या ये जो क्षेत्र हैं वहां तक क्या अभी तक उस तरीके से पहुंच नहीं हुई है? क्या अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाया? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बात तो सत्य है कि कुछ राज्य जो हैं अग्रणी हैं और कुछ राज्य थोड़ा पीछे हैं। जी। तो इस बजट में ये प्रयास किया गया कि सबको एक समान जो लेवल पे लाने के लिए उस तरह के प्रावधान किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे है, उनके यहाँ जो भी फंड एलोकेशन होती है वो नॉन लैप्सेबल होती है, तो वो पैसा लैप्स नहीं होता है अगर यूज ना हो ठीक से। तो इस बार जो फोकस है इन राज्यों पे है कि जो राज्य कृषि में थोड़ा पीछे हैं, जो अग्रणी राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, तो उनके समान कैसे उनकी ग्रोथ इस सेक्टर में हो पाए। तो इस बार वित्त मंत्री जी ने ये प्रयास किया है कि उन राज्यों को भी आगे लाया जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं नाबार्ड की जो भूमिका है कर्ज के मामले में मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। देखिए, नाबार्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भूमिका है नाबार्ड की, वो जो लोअर लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे, जो जैसे कि 63,000 हमारी पैक्स हैं, पैक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, उन सबको जो धन उपलब्ध कराना, उसमें नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। और दूसरी बात जो इस बार सामने आई है कि पैक्स को कैसे जोड़ा जाए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ कंप्यूटरीकरण करके, उसके लिए स्पेशल जो प्रावधान है वो इस बार किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ जो अभी फोकस है उसके लिए। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए नाबार्ड की भूमिका स्पेशल निर्धारित की गई है कि इस बार इरिगेशन फंड जो है स्पेशल जो है नाबार्ड में रखा गया। तो इससे लगता है कि फोकस जो है पूरा सहकारिता और जो लोएस्ट लेवल पे जो पैक्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैसे हैंड होल्डिंग करके आगे लिया जा सके। जी प्रमोद जी, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो किसानों के हिस्से में सस्ता कर्ज काफी मात्रा में आता है, उसमें कृषि उपकरण बनाने वालों के खाते में कहा जाता है कि एक काफी बड़ा हिस्सा चला जाता है, क्या ये सच है? हाँ, यस। जो फार्म मैकेनाइजेशन है, फार्म मैकेनाइजेशन एक अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अब कृषि कॉमर्शियल हो गया है, तो उसके लिए मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि लेबर का वेजेस भी बढ़ गए हैं, लेबर स्कैसिटी है, लेबर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है खेती के लिए। और दूसरी चीज़ है ये मैकेनाइजेशन एफिशिएंट बनाता है कृषि को, इसलिए भी मैकेनाइजेशन की तरफ किसान भी जा रहे हैं। और मैकेनाइजेशन जैसे ट्रैक्टराइजेशन हो गया, फिर ज़ीरो टिलेज जैसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, और प्रोसेसिंग भी बड़े पैमाने पे लिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैकेनाइजेशन या उपकरण जो हैं ये ज़रूरी हैं। और ये
इसका एडॉप्शन तभी हो पाएगा जब ऋण में उपलब्ध होगा अधिक मात्रा में, और सरकार मुहैया करा रही है और किसान अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसलिए मैकेनाइजेशन की तरफ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऋण जा रहा है। लेकिन ये सारे जो उपकरण के लिए जो ऋण जाते हैं ये सब टर्म लोन में आते हैं, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा। और इसका श्रेय जो है पूरे टोटल लोन में 20% है। सो उसमें से बहुत भारी मात्रा जो है मैकेनाइजेशन की तरफ जाता है, और ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया धीरज जी आपसे भी लेना चाहूंगी कि कृषि ऋण की राशि हम देख रहे हैं कि सरकार ने किस तरह 5 साल में लगभग दुगनी कर दी है। 2012-13 में ये 5,80,000 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बहुत ही अच्छा मूव है कि सरकार ने किसानों को ध्यान रखते हुए इस लिमिट को इतना बढ़ा दिया है। जी। लेकिन लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें साथ में ये है कि छोटे और मार्जिनल फार्मर जो हम कहते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनकी तरफ विशेष ध्यान है। और आप देखें, इसको सिर्फ आप ऋण के तौर पे मत देखें, साथ में और जो इनिशिएटिव लिखे हैं वो एक पूरा तरीके का एक कवच बनाते हैं कि जितने भी किसान हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिले। जैसे अभी जैसे बात कर रहे थे कोऑपरेटिव बैंक्स की, अब उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम पे लाया जा रहा है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं ये बहुत मदद करेंगे किसानों की कि वो इस लोन का फ़ायदा उठा सके। लेकिन साथ में ये ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को ये पहुँचे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस सारी सुविधाओं का जो बेसिक फ़ायदा है वो बड़े फार्मर्स ले जाते हैं और छोटे फार्मर्स उतना इसको उपयोग नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी है कि छोटे फार्मर्स की तरफ भी ये पहुँचे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा, बजट में वित्त मंत्री ने इस बार कहा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, तो इस पर एक मॉडल लॉ की बात करी कि राज्यों के साथ इसमें विचार विमर्श होगा। मेरे हिसाब से किसानों को अपने तर्ज पर भी ये सोचना चाहिए कि कैसे हम मिलजुल कर आपस में इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक शेप दे सके। काफी बड़े देशों में काफी सक्सेसफुल रहा है। तो ये जो है, ये सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, जो इस बार फसल बीमा योजना की बात की गई, तो ये सारी चीजें बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार की जो मंशा है किसानों की आय दुगनी करने का, वो मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और उस लक्ष्य की ओर सरकार किस तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। एक पैटर्न पिछले दिनों ये भी देखा है हमने डॉक्टर पाल की, जो पिछले साल कर्ज के लिए तय राशि थी 9 लाख करोड़ की, उसमें से करीब 84% शुरू के 6 महीने में ही निकल गए। इसे देखते हुए अब जो ये 1 लाख करोड़ का लक्ष्य जो है वो और बढ़ाया गया है, आपको लगता है ये राशि क्या पर्याप्त है? जहाँ तक पर्याप्त की बात है, मैं तो समझता हूँ कि अगर हम कोई नॉर्म देखें कितनी जो ज़रूरत है किसानों की, उसके हिसाब से कम है। लेकिन उसमें हमको साथ में ये भी देखना होगा कि कितना किसान जो है वो ऋण को लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा गांव में अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हम उधार ना लें। तो इसलिए उनमें इच्छा भी होनी चाहिए उनसे जो है ऋण को लेने की, और दूसरा है उनकी एक्सेस भी पहुंच भी होनी चाहिए वित्तीय संस्थाओं तक, तो इसलिए उसको ले सकें। और जिस हिसाब से जो हमारी प्रगति हो रही है, टारगेट्स हम कर रहे हैं, पहले 9 लाख करोड़ का था, अब 10 लाख करोड़ का है, हम उसको ऑलमोस्ट प्राप्त कर रहे हैं। इस बार जो है 9 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 10 लाख का जो लक्ष्य है अगले साल का, उसको भी मैं समझता हूं कि उसको भी प्राप्त करना एक बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, हम आसानी से उसको कर लेंगे। लेकिन इसमें 2 बातें बहुत जरूरी हैं। जैसे अभी तिवारी जी कह रहे थे कि जो छोटे और लघु जो हमारे किसान हैं, जिनकी जो जमीन का जो साइज है 2 हेक्टेयर से कम है, एक तो यह है कि उनकी पहुंच हम इन वित्तीय संस्थाओं तक पहुंचाए, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा उसके लिए ये है, कुछ हमारी जो किसानों के लिए हैं या जो गांव के लिए हैं, जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, उसमें मोस्टली सहकारी समिति आती हैं या उसमें रीजनल रूरल बैंक जिनको बोलते हैं वो आते हैं। तो इनका एक तरह से रिवाइवल होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के बहुत करीब हैं, ये गरीब लोगों के बहुत करीब हैं, तो इनका रिवाइवल होना चाहिए। तो उस दिशा में भी प्रयास इस बजट में किया गया है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं उनको थोड़ा मॉडर्नाइज करें, जिससे वो किसानों को अधिक से अधिक जो ऋण की सुविधा उपलब्ध करा सके, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो आप बात करेंगे हम आगे चर्चा में, जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो भी एक तरीका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं किसानों को ऋण दिलाने में। क्रेडिट कार्ड पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे, जो सहकारी ढांचा है उसे मजबूत करने की बात आपने की और आधुनिकीकरण की बात की, और बजट भाषण में भी संजीव जी हमने देखा भी कि कंप्यूटरीकरण करने की भी बात कही जा रही है। कितना इससे लाभ होगा किसानों को आगे चलकर? देखिए, जो कंप्यूटरीकरण हो रहा है उससे ये हमें पता चलेगा जो जिस किसान को जो पैसा देना चाहिए उनके अकाउंट में गया कि नहीं, बीच में कोई बिचौलिए नहीं आएंगे, और जो ब्यूरोक्रेटिक
प्रॉब्लम्स हम देखते हैं वो किसान के लिए, छोटे किसान के लिए खासकर इससे बहुत फायदा होगा। जी 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 बिल्कुल। और धीरज जी, आप क्या मानते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से 40% जो किसान है वो कर्ज पर जो उनकी निर्भरता है वो सहकारी तंत्र पर एक तरह से है, लेकिन क्या जो निचले स्तर पर सहकारी संस्थानों की स्थिति हम देखते हैं वो इस तरीके का है कि वो किसानों को इस तरह से लाभ दे पाए? देखिए, मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का ब्यूरो का डेटा है 2015 का कि 39% फार्म सुसाइड जो हुए थे वो इसलिए हुए थे कि ये किसान चुंगल में थे मनी लेंडर्स के, और उन तक इतनी सारी सुविधाएं होते भी वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं हो पाए, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सारे लेवल पे। ये अकेले बैंक नहीं कर सकते, ये अकेले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसमें सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको मिलना पड़ेगा, बैंक्स को मिलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलना पड़ेगा, पंचायत को मिलना पड़ेगा, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम किसानों को इसके बारे में बताएं कि उनके पास ये सारी सुविधाएं हैं। जैसे केसीसी की बात हुई, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हुई, आज की डेट में बजट में अनाउंसमेंट किया गया था, प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि किसान क्रेडिट कार्ड अब यूज किया जा सकता है रुपए कार्ड की तरह। ठीक है, इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने की बात चल रही है, डॉक्टर पाल आपने खुद भी बताया कि किस तरह से इसको और ज्यादा व्यवस्थित और मजबूत करने की जरूरत है। क्या असल में इन चीजों को मजबूत करने के लिए करने की आवश्यकता आप देख रहे हैं? इसमें कई बातें हैं। एक तो पहली यही है कि जो संस्थाएं किसानों के गांव के नज़दीक हैं उनको आप मजबूत करें, उनको रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसमें हमारी कोऑपरेटिव आती हैं, उसमें हमारे रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, तो उसमें रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी है। लेकिन दूसरा उसके साथ में ये भी है कि उनके पास में एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं क्या, स्टाफ हैं क्या, हमको देखना है। एक समिति इसके ऊपर बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशंस हैं, जरूरी है उनको दोबारा देखा जाए और देखें कौन सी रिकमेंडेशन हमने जो कार्यान्वित कर दी, कौन सी नहीं की हैं और कौन सी की जानी बहुत ज़रूरी है, तो ये हम देखते हैं। लेकिन इस बजट में जो हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, मैं समझता हूँ एक बड़ा कदम ये है। दूसरा, जैसे हमारा जनधन योजना है उसमें भी जो अकाउंट्स खोले गए हैं ये भी एक महत्वपूर्ण पहल है सरकार की, और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, तो एक्सेस है जो उनकी पहुंच है जो गरीब लोगों की इन संस्थाओं तक, वो आगे बढ़ेगी। और एक और बहुत अच्छा किया है, केसीसी पहले किसानों को जाना पड़ता था, अब उनको एटीएम कार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ में कर दिया है। तो मैं समझता हूँ वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है कि किसानों को जाना नहीं पड़ेगा, वो किसी भी पास के एटीएम से जाके पैसा उससे निकाल सकते हैं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। संजीव जी, जैसे बात हो रही है कि जो छोटे किसान है खास तौर पर उन तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ही असल में आवश्यकता ज्यादा है इस चीज की। इस पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि केसीसी है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास कि छोटे किसान को हम पहुंच सकें। उसका फसल बीमा के लिए भी जी। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारे पोर्टल पे, तो सभी स्कीम्स का जो है वो उनके पास जो है उसका बेनिफिट पहुंचेगा। फिर केवीकेस जो है हमारी, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो सारी स्कीम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे छोटे किसान को अवेलेबल है। तो छोटा किसान जो है वर्चुअली जब आप इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आओगे तो यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगी सबका अकाउंट। पहले तो क्या होता है, अकाउंट ही नहीं होता, अभी सबके जनधन अकाउंट खुले हैं, आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे, तभी जाके एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से किसान गवर्नमेंट की स्कीम्स में आ पाए, कौन से किसान जो है नहीं जुड़ पाए, तो उसका भी एक मूल्यांकन हम कर सकें। जी बिल्कुल, इसी तरह से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद कृषि ऋण और बजट पर। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है
1800-113060। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात संवाद, कृषि ऋण और बजट। केंद्र सरकार किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी किसानों के हिस्से का इतना ब्याज खुद वहन कर रही है। यह भी तथ्य है कि काफी राज्य सरकारें भी अपनी ओर से ब्याज पर सब्सिडी देती है, यानी समय पर कर्ज चुकता कर देने वालों को कहीं कहीं तो ब्याज की फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ब्याज का ये फायदा कुपात्र तो नहीं उठा रहे हैं। ऐसे ही सवालों पर वाद संवाद करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को वक्त पर और आसानी से फसली कर्ज दिलाने का माध्यम है। इससे वे समय रहते खेती के लिए उपकरण, बीज आदि खरीद सकते हैं। अगस्त 1998 में आई किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 20 साल होने वाले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड और पासबुक मिलती है, जिसमें किसान का नाम, पता, जमीन की जानकारी, उधार की अवधि, मियाद और किसान की पासपोर्ट साइज फोटो जानकारी के तौर पर होती है। ये कार्ड एक पहचान पत्र की तरह भी काम करता है। इस योजना में वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। इन करीब 2 दशकों के अनुभव के आधार पर इस क्रेडिट कार्ड में बदलाव किए गए। 2012 में पेपर कार्ड बदलकर प्लास्टिक कार्ड हो गया। सरकार ने 5 साल की वैधता वाले इन किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड सह डेबिट कार्ड की तरह बदलने के लिए बैंकों से कहा है। इनके जरिए 3 लाख तक के कर्ज पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। ब्याज की दर 7% होती है। इसमें से 3% समय पर कर्ज लौटाने पर केंद्र सरकार अपने पास से दे देती है। शेष 4% में से भी कई राज्य अपने से भरपाई करते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पाल, हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड की भी, तो किसानों को कर्ज देने में क्रेडिट कार्ड काफी मददगार है। ये बताएं कि किसान क्रेडिट कार्ड के साथ ही क्या और भी कुछ तरीके हैं कर्ज ले सकते हैं जिसके जरिए? देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इस पे मोस्टली जो है शॉर्ट टर्म लोन, जो फसल के लिए जो ऋण होता है, जनरली वो लिया जाता है। इसके साथ में क्योंकि हमें आजकल कृषि में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसानों को, तो उसमें उसको बोलते हैं हम अवधि का जो ऋण होता है, टर्म लोन जिसको बोलते हैं, जिसमें ट्रैक्टर खरीदना हुआ या उसको पंप सेट लगाना है, तो इसके लिए भी उसको लोन की जरूरत पड़ती है। ये पहले इसका जो शेयर था, जो हिस्सा था कुल कृषि ऋण में, वो थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि जरूरी है कि हम बात तो करते हैं, टारगेट फिक्स कर दिए, लेकिन उसमें हमेशा जो है हम क्रॉप लोन पे ही रह जाते हैं, आगे वाले नहीं होते। तो इसके लिए जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें हमारे ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जो इसका असेसमेंट करें कि क्या क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, किसानों से उनका संपर्क करें, और ऐसी स्कीम भी बनाने की जरूरत है या उनको सलाह भी देने की जरूरत है कि कैसे इस ऋण का वो फायदा उठाएं और उसको समय से वापस भी कर सकें। तो ये जो लोन है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट होना है। इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से भी आएगा, निवेश जिसको बोलते हैं, सरकार भी करेगी, लेकिन इसके साथ में जरूरी है कि किसान भी उसमें निवेश करेंगे। जैसे सिंचाई के लिए निवेश करेंगे, ट्यूबवेल लगाना है, ट्रैक्टर लेना है, या और दूसरे जो फार्म मशीन है उसको लेना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके ऊपर भी ध्यान दें। और इसमें एक जो सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा है, वो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जो है ये बागवानी वाला जो है, उसमें भी काफ़ी जो है किसानों को आमदनी होती है। अगर हम दुगनी आमदनी की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र हैं उनको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो उनके लिए हमको जो है ऋण भी किसानों को
मुहैया कराना पड़ेगा, इसमें बहुत जरूरी है। जी प्रमोद जी, यहाँ पर आप हमें बताएं कि कृषि ऋण के साथ किस तरह के ऋण हैं जो किसानों के लिए मददगार होते हैं, और ये भी बताएं कि जो ब्याज है उसकी क्या व्यवस्था है, क्या सभी तरह के कर्ज के लिए ब्याज दर समान होती है? एक तो है किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है जी। और इससे पहले नाबार्ड ने एक शुरू किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो स्वयं सहायता समूह बनाए थे और उसके तहत जो है किसानों को और जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए बहुत मददगार था कि वो भी ऋण ले सकते थे और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत प्रमोट किया गया। और दूसरा है जिनके पास जो टेनेंट फार्मर्स हैं वो जो है लोन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि लोन लेने के लिए हमें बैंक को लैंड रिकॉर्ड जो है देना पड़ता था, लैंड को शो करना पड़ता था कि हम ओनर हैं। तो वो जो टेनेंट फार्मर्स है वो इसमें भागीदार नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाकर और उनको बैंक ने चाहा कि हम उनको लोन दें और ये काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सफल हो पाए हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे कि किसानों को लोन दिया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और इसके साथ साथ अब किसान क्रेडिट कार्ड में हम मध्यम ड्यूरेशन वाले और जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनको भी इसमें लाना चाह रहे हैं सरकार, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन इसमें किसान जो है अभी तक शॉर्ट टर्म लोन ले पा रहे हैं, लेकिन प्रावधान है कि वो लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं। और जैसे ट्रैक्टर हो गए और दूसरे उपकरण हो गए, इनको लेने के लिए लॉन्ग टर्म लोन भी चाहिए। और लोन वो लोग अलग अलग स्कीमों से भी के माध्यम से भी दिया जा रहा है, जैसे कि NHB के स्कीम्स हैं जिसके तहत सब्सिडी भी दी जा रही है, जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर है उसके लिए किसान सब्सिडी भी ले रहे हैं और लोन भी ले पा रहे हैं थ्रू NHB और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो या मिशन के जो स्कीम्स हैं उसके तहत। तो इस तरह से लोन किसानों को दिया जा रहा है। और जहाँ तक कर्ज की इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट सही में एग्रीकल्चर जो है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक जो है एग्रीकल्चर हमारा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, रिस्क काफ़ी है, इस वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट जो है कम रखा जाता है और होना भी चाहिए। और इस वजह से सरकार ने इसमें इंटरेस्ट रेट कम रखा है, 7% रखा है। KCC अगर हम लोन लेते हैं 7% है, बल्कि ब्याज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार खुद भी वहन करती है ताकि किसानों को जो बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान उन्हें न करना पड़े। संजीव जी, यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसमें नाबार्ड की भूमिका रहती है। क्या इन दोनों में ही किसानों को कर्ज देने में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें सुनाई देती हैं? देखिए, कहीं कहीं ये सुनने को आता है कि भाई किसानों से कुछ बियॉन्ड द रूल्स मांगा जा रहा है लोन सैंक्शन करने के लिए, लेकिन नाबार्ड का जो सिस्टम है वो सहकारी समितियों के थ्रू दे रहे हैं। तो जिन समितियों के किसान मेंबर्स हैं उनके थ्रू वो ले सकते हैं। अभी इस बजट में बहुत जो कंप्यूटरीकरण हो रहा है सभी को अगर जोड़ा जाएगा पैक्स को डिस्ट्रिक्ट बैंक्स के साथ, तो ये बहुत हद तक ये कम हो जाएगा। जी जी जी, इस जमीनी हकीकत को समझने के लिए मैं चाहूंगी धीरज जी आपकी भी टिप्पणी यहाँ पर अहम होगी। क्या देखते हैं आप जमीन पर कि किस तरह से जो है इसका लाभ किस हद तक किसानों को मिल पा रहा है, या कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जा रही है ये योजना भी? देखिए, इस दौरान जब नोटबंदी हुई तो किसानों ने, जैसा हम सुन रहे हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया जी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि काफ़ी जगह पे किसानों को मिसयूज़ होता है। लोन के नाम पे उनको कहीं ना कहीं पे कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, या अपना ज़मीन का पट्टा दिखाने के लिए या किसी अलग चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन जैसा इन्होंने भी कहा कि अब जैसे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है बैंकों का, तो ये एक तरीके से मिडल मैन को कट करेगा, बीच में जो आदमी जो पैसा ले रहा था। प्लस सरकार काफ़ी और इनिशिएटिव ले रही है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं, जहां जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम कंप्यूटरीकरण करेंगे और बैंक खाते खुलेंगे, उनसे ये होगा कि बीच में जो हमारा जो आदमी था जो पैसा ले रहा था ये सब करने की, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। और अगर उसकी उपयोगिता खत्म हो गई तो भ्रष्टाचार के एवेन्यूज भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी डिजिटलाइजेशन करने का फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा। आप रुपए कार्ड में तब्दील करने की बात भी कह रहे थे, कितनी मदद इससे किसानों को होगी? देखिए, रुपए कार्ड से KCC का रुपए कार्ड में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि किसान कहीं से भी जाके अपना पैसा निकाल सकता है। उसको मतलब अपने ही पर्टिकुलर बैंक में जाके ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे
पूरे हस्ताक्षर करे, वो एक एटीएम कार्ड की तरह है, जैसे नॉर्मल एटीएम कार्ड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब ये केसीसी में ये है कि आपकी जो लिमिट है, आप वो कितना पैसा एक साथ भी निकाल सकते हैं या आप वो उसको किस्तों में भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अब उसको किसके पास जाना नहीं है और वो खुद ही ये काम कर सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता उसके लिए ज़रूर दिखाएगा। जी प्रमोद जी, आपने कई तरीके से ऋण लेने के बारे में बताया, इनकी शर्तों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। शर्तों के बारे में, हाँ, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए हमें लैंड रिकॉर्ड देना है और क्या फसल उगा रहे हैं उसका ब्यौरा देना पड़ता है, जो तहसीलदार से हमें और कहीं और किसी और बैंक से कर्ज नहीं लिया है, ये शो करना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि ये वन टाइम एक बार ही ये कागज़ देने पड़ते हैं और उसके बाद 5 साल के लिए आपको एक कार्ड मिलता है या आपका खाता मिलता है और उसमें हर साल आप जो आपकी लिमिट तय की गई है उस लिमिट के अनुसार आप उतना लोन आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में चला जाएगा। और जैसा साहब संजीव जी ने बताया कि हम इस पैसे को एक टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, वन टाइम विड्रॉ कर सकते हैं या समय समय के अनुसार हम पैसे निकाल सकते हैं। और उसकी एक और एडवांटेज ये है कि जितना हम पैसा विड्रॉ करेंगे उसी पे हमें कर्ज देना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम समय समय से निकाल रहे हैं तो हमें कम कर्ज देना पड़ेगा और वन टाइम हम अगर विड्रॉ करते हैं शुरू में ही तो हमें 6 महीने तक हमें उसका ऋण लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम समय पे इसको भुगतान कर देते हैं फसल कटने के बाद 6 महीने के बाद या 9 महीने का फसल है तो 9 महीने के बाद, तो उसके ऊपर जो ब्याज दर है वो 7% ही लगेगा और 4% ही लगेगा। 3% गवर्नमेंट उसके अंदर सबवेंशन देती है। और अगर आदमी किसान समय के बाद देते हैं या क्रॉस कर जाते हैं तब उन्हें ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि लिमिट जो है मैक्सिमम 3 लाख के लिए है। 3 लाख तक किसान अगर लोन लेते हैं तो उनके लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 लाख से ऊपर लेते हैं तो उनके लिए कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। संजीव जी, ये बताएं कि जो दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उसे जुटाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होता, और साथ ही नियमों की ये जो जटिलता है उसे किस तरीके से किसानों को समझाया जाता है या किसान उन चीजों को समझ पाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो जैसे आपका चैनल है, इससे किसान जुड़े हुए हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं, उनको स्कीम्स के बारे में तो मालूम हो रहा है, लेकिन जो आजकल स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें किसान का पंजीकरण जब भी करते हैं उसका आधार कार्ड के साथ लिंक कर रहे हैं या वोटर आईडी कार्ड के साथ। एक बार किसान अपने जो कागज़ हैं दिखा के, आधार कार्ड दिखा के लिंक हो गए, उसके बाद सभी स्कीम्स में उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब उसमें हमें पता लग सकता है। तो एकदम ट्रांसपेरेंसी उससे आ रही है कि हमें ऑफिस में बैठे हुए ये पता चल रहा कि कौन से किसान ने किस किस स्कीम में बेनिफिट लिया। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे फसल बीमा, फसल बीमा में शुरू में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, हमें पता चला कि कितने किसान भाइयों ने इसका बेनिफिट लिया। अब इसका एक बार जो डाटाबेस बन जाता है तो नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों में हम इसी डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं और किसानों का जो सेगमेंट, किस सेगमेंट में छोटे किसान कौन से हैं, बड़े किसान कौन से हैं, किस एरिया में हमें फोकस करना है, किस तहसील में, किस गाँव में, तो उससे हमें इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी उससे सहायता मिलती है। जी, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए कहीं वो लाभ किसी और खाते में तो नहीं जा रहा है। डॉक्टर पाल, मतलब ये कहाँ तक सच है कि किसानों को जितनी राशि फसली कर्ज के लिए मिलती है उससे ज्यादा कृषि उपकरणों के निर्माता अपना माल बेचने के लिए किसानों के नाम पर जुगाड़ लेते, क्या इस तरह की भी चीजें होती हैं? देखिए, आजकल जो समय है उसमें काफ़ी पारदर्शिता है जी। उसमें किसानों की पहचान हो या जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी पहचान हो, तो जब उसमें पारदर्शिता बढ़ती है तो ऐसी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। पहले थोड़ा बहुत चर्चा होती थी कि भाई जिस उद्देश्य के लिए वो ऋण लिया जाता है किसान उसके लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते, ये होता है घर में, भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी मुझे खेती के लिए जो है खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो मैं कहीं से पैसा इकट्ठा करके खरीद लिया, या मैंने पैसा मेरे पास आया, लोन लिया, तो हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत कहीं और मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मोटे तौर से जिस पर्पज के लिए लिया गया है उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि जो ऋण किसानों ने लिया है विभिन्न राज्यों में उसकी क्या स्थिति है। तो जहाँ पे ज़्यादा मतलब जहाँ पे उत्पादकता अच्छी है, जैसे उसमें नॉर्थ वाले हैं, उत्तरी राज्य हमारे आते हैं,
साउथ के आते हैं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी आई है, तो वहाँ पे समझो 50,000 से 1 लाख तक जो है एक किसान ने उसमें कर्ज लिया है, तो उसमें क्या डाइवर्जन हो जाएगा, क्या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो इस्तेमाल तो कृषि के लिए ही उसको करता है। लेकिन उसके साथ में दूसरे देखे, आपने पहले भी चर्चा की थी कि इंक्लूजन का जो पार्ट है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे किसान हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हमारे ईस्टर्न इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पे उतनी अच्छी स्थिति नहीं है कृषि ऋण की। वहाँ पे देखें तो जो एक ने लिया है वो बहुत ही कम मात्रा है, मे बी कहीं ये 3,000 से 10,000 के बीच में होगी, मैं समझता हूँ बहुत कम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इसके बारे में जो हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी हो। वहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कोऑपरेटिव्स का, कॉमर्शियल बैंक का और बढ़ाएं, जिससे वहाँ किसान वाकई छोटे हैं। ज़्यादातर किसान हमारे जिनके पास में जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो उनको बहुत ज़रूरत है पैसे राज्यों की बात हो रही है। तो प्रमोद जी, मैं चाहूंगी कि आप भी हमें जरा राज्यवार इसकी स्थिति के बारे में बताएं और खासतौर पर राज्य सरकार का जो रुख होता है उसके बारे में भी बताएं। जहाँ तक राज्यवार कृषि ऋण की उपलब्धता की बात है, तो ये ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, बिहार, उड़ीसा और जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और तो यहाँ पर कृषि ऋण जो है बहुत की उपलब्धता बहुत कम है और बहुत कम किसान ले पा रहे हैं, इसका लाभ उठा पा रहे हैं। और जो खासकर साउथ के जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा इसका लाभ उठा पा रहे हैं। और इसका वजह ये है कि हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो किसानों की जो क्या व्यवसाय कर रहे हैं, कौन से फसल ले रहे हैं और उसमें कितनी लागत आती है, इस तरह की चीज़ें जो साउथ के जो स्टेट्स हैं इसमें डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। फसली ज़्यादातर लोग जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले रहे हैं, तो जिसमें लागत ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा ले पा रहे हैं। और इस तरह के हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है इसको इन राज्यों में भी देने की ज़रूरत है, किसानों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वे जब ये अडॉप्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा उनको, और इस अडॉप्शन के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ेगा और ऋण का ये फ़ायदा उठा सकते हैं जो सरकार दे रही है। तो प्रयास काफी किए जा रहे हैं धीरज जी, लेकिन अब जब देखते हैं तो सरकार 7.5 करोड़ किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बावजूद देखते हैं कि साहूकारों के पास कर्ज के लिए किसानों को जाना पड़ जाता है। क्यों जाते हैं? देखिए, इसके लिए किसान खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं थोड़ी हद तक। मैं 2006 में विदर्भ गया था, जब वहाँ पे काफ़ी फार्मर सुसाइड्स हुए थे। तो ये जो हमारे मन में है कि साहूकार कौन है, साहूकार कोई और बाहर का इंसान नहीं है। साहूकार उसी गांव का बंदा होता है जिसके पास एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है और वही ऋण दे रहा होता है। तो इसमें किसानों को भी ये करना पड़ेगा कि जो आज की डेट में जितनी भी हमारे वित्तीय संस्थाएं हैं उनके पास उनको जाना पड़ेगा, अपने अधिकार जानने पड़ेंगे, और अपने अधिकार के लिए हो सकता है कहीं भी उनको लड़ना भी पड़ेगा। तो जब तक वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आज की डेट में कोशिश कर रही है सरकार कि उनके पास ये सारी सहूलियतें पहुंचाई जाए, पर उनकी सहूलियतों को पहुंचने के बीच में जो गैप है उसमें कुछ कदम उनको खुद भी लेने पड़ेंगे। तो ये जरूरी है कि वो खुद जाके अपने अधिकारों का मांग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है और इसी पर हमारी चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, कृषि ऋण और बजट। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं वाद संवाद, कृषि ऋण और बजट।
केंद्र सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों को कर्ज देने के लिए किया है। साथ ही किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी किसानों के हिस्से का इतना ब्याज खुद वहन कर रही है। वाद संवाद के अंतिम हिस्से में हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से जानना चाहेंगे कि इसका कृषि के परिदृश्य पर कैसा असर पड़ेगा और क्या बदलाव किए जाने चाहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पाल, हमें यहाँ पर यह बताएं कि किसानों को ऋण संबंधी जो जरूरतें हैं उनमें से कितने प्रतिशत इन 10 लाख करोड़ रुपए से पूरी होंगी? आजकल जो आंकड़े हैं कि कितने किसान या जो ग्रामीण कृषि से जुड़े परिवार हैं वो कितना आजकल ऋण का अवेल कर रहे हैं, उसमें आंकड़े ये बताते हैं कुल 50%, मैंने पहले भी कहा था 50% के जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं, वो लोन लेते हैं। इन 50 में से 60% लेते हैं वित्तीय संस्थाओं से और 40% जो है वो लेते हैं बाकी साहूकार से लें, अपने साथियों से लें। तो जो बाकी सोर्सों से लेते हैं, अपने साथियों से, साहूकार से लें, जो उस पे ब्याज की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो कम से कम मैं समझता हूँ कि 30 से 40% तक भी वो जाती है। तो कहाँ 7%, कहाँ आपका 40%। तो ये जो 40% किसान हैं जो बाकी सोर्सों से अपना वो ले रहे हैं ऋण, तो जरूरत है कि इनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ लाएं और उसी के ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे, और उसको आप देखेंगे उन्हीं प्रयासों का ये परिणाम है कि पिछले कुछ सालों में जो एक्सेस बढ़ी है किसानों की और जो लोन किसानों को दिया गया है उसमें बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है। तो ये उन्हीं प्रयासों का परिणाम है, उन्हीं सुधारों का परिणाम है कि हमारे ज्यादा लोग वित्तीय संस्थाओं से लोन ले रहे हैं। जी प्रमोद जी, क्या कुछ सर्वे भी इस तरह का है जिसमें कि ये पता चले कि जो संस्थागत कर्ज है उसका कितना हिस्सा किस तरह के किसानों के पास जा रहा है? हाँ, ये इसमें अधिकतर जो है खास करके RRBs का हमने देखा कि उसमें 60 to 70% जो है वो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के पास जा रहा है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 50 to 56% स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के पास जा रहा है और कॉमर्शियल बैंक का 30% स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, बाकी वो लार्ज फार्मर्स के पास जा रहा है। एंड तो ओवरऑल जो है 50 to 60% जो है स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के पास जा रहा है। सो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स भी काफ़ी हद तक बेनिफिटेड हैं इससे। इस वित्तीय संस्थाओं के पास इनके एक्सेस है और लोन ले पा रहे हैं और लाभ उठा पा रहे हैं इससे। बिल्कुल। तो पूरी व्यवस्था तो बनाई जा रही है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इसके लिए कोशिश भी की जा रही है। लेकिन धीरज जी, आप हमें ये बताएं कि आपने क्या देखा है, क्या किसी तरह की समस्या भी किसानों को आती है कर्ज लेने के मामले में? देखिए, किसानों को बेसिकली एक समस्या कहना तो बहुत आसान हो जाएगा, काफ़ी समस्याएं किसान फेस करते हैं। अपने ब्यौरा देना, बैंकों में जाना, काफ़ी दिक्कत होती है उनको समझाने में कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस तरीके का उन्हें ऋण चाहिए उस हिसाब से। साथ में कई किसान और भी चीज़ें कर रहे होते हैं जैसे मुर्गी पालन और ये सब, तो उसके लिए भी वो लोन चाहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें वो फेस करते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जानना किसानों को कि उनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं और ना कि वो सर्विसेज हैं बल्कि उनका अपना लोन को कवर करने का भी उनके पास साधन है। जैसे बीमा योजना, फसल बीमा योजना। कल की डेट में मान लीजिए किसी कारणवश आपकी खेती नहीं हो पाई तो आप ऋण के बोझ के अंदर ना दब जाएं। उसीलिए सरकार ने ये सारी बीमा योजनाएं भी चलाई हैं कि आप उनका फायदा उठाएं और आपका वो ऋण उस बीमा योजना से कवर हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ ऋण पे अपना ध्यान रखें पर और भी चीज देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। कि जैसे काफ़ी जगहों पे ये फैसिलिटी भी है कि अगर आप अपना जो बनाते हैं सामान जो आपका है, आपकी जो खेती, अगर आप उसको वेयर हाउस में रखते हैं तो भी आपको ऋण में थोड़ी सी कटौती मिलती है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी पंचायत घरों में या किसान सेवा केंद्रों में या जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें। जी जी जी, संजीव जी, आपसे भी मैं चाहूंगी कि कुछ सुझाव यहाँ पर आए कि किसान ने ऋण तो ले लिया है, ठीक है, सरकार जो है वो ब्याज का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन मूलधन तो चुकाना ही होगा। इसके लिए किसान क्या कर सकता है कि वो ये जो मूलधन है वो चुका सके, अपनी जो आय है वो बढ़ाए, इसके लिए क्या करे?
देखिए, जो इतना प्रयास वित्त मंत्री जी ने किया, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा प्रावधान रखा, उसका सही जो अर्थ है वो तभी पता चलेगा जब किसान को उचित मूल्य मिलेगा उसकी फसल का। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य किसी भी फसल के लिए जो निर्धारित होता है, किसान को ये चाहिए कि उससे कम दाम पे मत बिक्री करें। बीच में हम देखते हैं जो मंडियां हैं, मंडियों में किसान जाते हैं, अपने जो पुराने उनके जो साहूकार हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है उनको दे देते हैं, न्यूनतम मूल्य से बहुत कम पे दे देते हैं। तो इससे जो सारी जो एफर्ट है सरकार की जो कि भाई डबल कैसे इनकम हो, तो उसमें बहुत बाधा आती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि किसान भाई पहले ये देखें कि उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य क्या है, कौन सी संस्था मंडी में प्रोक्योर कर रही है, उनके पास जाएं, उनके पास जाके और जो मूल्य है उसी मूल्य पे दें और उससे कम मूल्य में कभी भी बिक्री ना करें। अगर कोई भी हो उनको प्रॉब्लम आती है, उससे जो हमारी वेबसाइट है उसमें जाएं, उसका सारा डाटा उसमें अवेलेबल होता है। पेपर में हम लगातार एडवर्टीजमेंट देते हैं, डीडी किसान पे, दूरदर्शन पे, सब जगह में आता है। तो उनको ये चाहिए कि किसी भी हाल में उनको न्यूनतम मूल्य से कम पे बिक्री नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम देखेंगे जो इतना एफर्ट लग रहा है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो ऋण दिया जा रहा है, डिफरेंट स्कीम्स हैं, मैकेनाइजेशन, उसका अल्टीमेट जो एंड है वो वही है कि किसान के उचित मूल्य मिले। तो उसके लिए जो ई-नैम जो है, जो प्लेटफॉर्म उसका भी लाभ किसान ले सके। तो उसके लिए यहाँ पर हम ये बताएं कि कर्ज वापसी के मामले में किसानों से जुड़ी क्या कोई स्टडी हुई है, गैर किसानों और किसानों के बीच की क्या कोई तुलना है, और जो किसान हैं जो वक्त पर कर्ज लौटा देते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ चल रहा है? हाँ, जो किसान ऋण ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं, तो जो ऋण ले रहे हैं उन किसानों की आय हमने पाया कि 20% के करीब जो है वृद्धि है, अधिक होती है। जो गैर किसान जो जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, क्योंकि जिन्होंने ऋण लिया है उन्होंने समय पे गुड क्वालिटी इनपुट्स का इस्तेमाल किया है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया है, फर्टिलाइज़र का, और समय समय पे उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन भी लिया है। तो इस तरह से इनकी जो इनकम अधिक रहती है और ये इस बढ़े हुए इनकम का फ़ायदा उठाते हैं ऋण को वापस करने में। तो इस तरह से ये ऋण लेना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ऋण लेना चाहिए किसानों को। और ख़ास करके जो नई तकनीक आ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, उसको अडॉप्ट करने के लिए ऋण लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। दूसरा है कि रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट में खास करके कोऑपरेटिव्स के केस में ये देखा गया है, हमने स्टडी से पाया है कि किसान ये बोलते हैं कि खास करके जो लोन वेवर का जो स्कीम समय समय पे जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार लाती हैं, तो उससे वो लोग काफ़ी डिसइंसेंटिव होता है किसानों को ऋण वापसी में। जिन्होंने वापस किया है वो जो है किसान बोलते हैं कि हम क्यों इसका कॉस्ट जो है हम बियर करें। दूसरा चीज़ है, लेकिन किसानों को ये भी सोचना चाहिए कि जो बैंक्स हैं ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और ये बैंक सस्टेन तभी करेंगी जब वो ऋण लेंगे और ऋण को वापस करेंगे। क्योंकि धीरज जी, ऐसे में जो किसान समय पर कर्ज वापस कर देते हैं उन किसानों को प्रोत्साहन देने से जुड़े जो कदम है वो कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, अभी तो जो अभी हम बात कर रहे थे 7% ऋण जो करीब 4% में मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि अगर आप अपना जो अब जितना कर्ज है आप सीमित रूप से और तय सीमा के अंदर आप दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए कि वो अपना जो लोन है या जो ऋण है वो बिल्कुल समय पे दें, क्योंकि उससे सबसे जो अच्छी बात है कि बैंकों को भी उन पर विश्वास आएगा और वो उनको ज़्यादा ऋण दे पाएंगे। जो आज की डेट में शायद जो हिचक है कई जगह पे कि क्या ये मेरा ऋण वापस कर पाएंगे, तो अगर आप अपना जो लोन है समय के साथ वापस करे जा रहे हैं तो एक बैंकों के अंदर भी एक आपका विश्वास आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, और सरकार इस पे आपको दे भी रही है 3%, जैसा मैंने कहा कि आपका ऋण कम हो जा रहा है। मुझे लगता है कि आगे चल के और ऐसी स्कीम आएंगी जो बिल्कुल इससे आपके जैसे हम लोगों के और नॉर्मल जब आप लोन लेते हैं कि आप कितनी उधारी अपने समय में वापस चुकाते हैं नहीं चुकाते, वो आपकी ब्याज दर डिटरमाइन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लोन समय पर दें। बिल्कुल।
और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम सभी मेहमानों से बारी बारी एक सुझाव ले लेते हैं कि किसानों के लिए धन की कमी न हो और वो आसानी से कम ब्याज पर उसे कर्ज मिल जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपसे सुझाव लेना चाहूँगी। किसानों को कि वो अडॉप्ट करें हाईटेक एग्रीकल्चर और नए विधि को इस्तेमाल करें, और जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, और इसके लिए वो ऋण लें। और ऋण जो है उनको सस्ते दर पे सरकार दे रही है और मुहैया करा रही है, उसका इस्तेमाल करें इस प्रावधान का, और अपनी इनकम बढ़ाएं। ये मेरा सुझाव है जी। संजीव जी, आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो ज़मीन है वो सीमित है, तो हमें जो ज़मीन किसान के पास है उससे ज़्यादा उत्पादन करना है। उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करें अच्छे से, और अपना इनकम उस से बढ़ाएं। वो उसके लिए मार्केटिंग एक्सेस जो है बहुत ज़रूरी है, और उसके प्रति सजग रहें और अपने फसल का उचित मूल्य पाएं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम जो डबलिंग द इनकम है किसान का, जो दुगनी करनी है हमने आमदनी 5 साल में, वो तभी जाके हम अचीव कर पाएंगे। जी। धीरज जी। देखिए, मैं कहूँगा कि जितना बैंक और लोन किसानों के लिए है, उतना ही किसान बैंक के लिए है। तो किसान अपने आप को कहीं छोटा ना समझे, अपने अधिकार जाने और अपने अधिकार जान के उन अधिकारों का उपयोग करे, ताकि वो जो स्कीम जो सरकार लेके आ रही है उनके लिए, वो उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सके। तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करे, मेरे यही और जाने अधिकारों को। जी जी जी, अधिकारों को जानना बेहद जरूरी है, तभी वो उनका लाभ भी ले सकते हैं। सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है उनका लाभ तभी मिल पाएगा। डॉक्टर पाल, आखिर में आपसे मैं सुझाव लेना चाहूंगी सबके लिए। मैं इस बारे में 3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि जानकारी की, जहाँ पे हाँ कृषि ऋण बहुत कम है, जैसे हमने कहा था कि हमारे ईस्टर्न इंडिया में अब उतने नहीं किसान लोग जो है ऋण लेते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ पे जानकारी की बहुत ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत यह है कि हम जो किसानों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिसको बोलते हैं उसको हम बढ़ाएं। जैसे हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट की स्कीम है, जो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें पैसा उनको ज़्यादा चाहिए, तो उन स्कीम को हम सही से किसानों को बताएं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी हम लिटरेट करें कि इसमें ये स्कीम है, इसमें कम से कम इतनी लागत आती है, जिससे उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़े और किसान उसकी डिमांड भी करें। और तीसरी बात यह है कि हम सप्लाई की तरफ भी ध्यान दें। जो सरकार के प्रयास हैं, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रयास हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हैं, कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना, ये सारे प्रयास जारी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगले कुछ सालों में हमारी कृषि ऋण की व्यवस्था और बेहतर होगी, किसान इसका और ज्यादा लाभ उठा सकेंगे, और इसका हमको पूरे कृषि क्षेत्र के ऊपर प्रभाव एकदम से साफ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने खजाने का जो मुंह खोला है उसका उपयोग कर किसान अपनी उपज बढ़ाएंगे और उनकी आय 2022 तक दुगनी हो, इस संकल्प को सच में बदल कर दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक दूसरे कार्यक्रम का। तो अपने सभी मेहमानों का वाद संवाद में भाग लेने के लिए, समय निकालने के लिए आभार। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सप्ताह फिर नए विषय और नए तेवरों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।